एवरीवन, क्या हालचाल आप लोगों के? सब ठीक ठाक होंगे। देखो, आज एसिड बेस और सॉल्ट अपना चैप्टर चल रहा था, उसका पार्ट नंबर 3। सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूं कि सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। तो अम्ल क्या होते हैं बताओ? जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जिनका पीएच 7 से कम होता है, वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं बताओ? अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद मैंने बात की थी क्षार की। क्षार को बोलते हैं बेस। तो बेस क्या होते हैं? जिनमें का पीएच 7 से 14 के मध्य में होता है, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? तो स्वाद में कड़वे होते हैं। उसके बाद कैसे दिखाई देते हैं? ये साबुन की तरह चिकने दिखाई देते हैं। इनको अपन को चखना नहीं चाहिए। इसके बाद मैंने बात की थी अम्ल क्षार के लिए कौन कौन सी थ्योरी दी गई थी। तो सबसे पहले दी गई थी आरेनियस। आरेनियस ने क्या बताया था कि जल को उसने विलायक माना और बताया कि जो जलीय विलयन में H+ देंगे वो तो क्या कहलाएंगे जी? अम्ल कहलाएंगे। जो जलीय विलयन में OH- देंगे वो क्या कहलाएंगे जी? क्षार कहलाएंगे। इसके बाद आया था ब्रोंस्टेड-लोरी। ब्रोंस्टेड-लोरी ने क्या बताया था? ब्रोंस्टेड-लोरी ने बताया था कि कोई भी विलायक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जल ही विलायक होना चाहिए, जल के अलावा और भी विलायक हो सकते हैं। यदि कोई भी पदार्थ H+ का डोनेशन करेगा, H+ को देगा तो अम्ल कहलाएगा। H+ को जो ग्रहण कर लेगा वो क्या कहलाएगा जी? क्षार कहलाएगा। यदि कोई अम्ल है तो उसका हमेशा संयुग्मी क्षार बनता है। यदि कोई क्षार है तो उसका हमेशा क्या बनता है जी? संयुग्मी अम्ल बनता है। ये अपन को पता है। इसके बाद आए थे लुईस साहब। लुईस साहब ने क्या किया था? जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं जी? अम्ल कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेशन करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन पेयर को त्यागते हैं, वो क्या कहलाते हैं जी? क्षार कहलाते हैं। अब ग्रहण कौन करेगा? जिसके पास में कमी होगी, या तो वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा हो या वैकेंट d ऑर्बिटल पड़ा हो, वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे? अम्ल की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद मैंने बात की थी कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं। तो प्रबल अम्ल में मैंने बताया था आपको जिनका 100% आयोनाइजेशन हो जाता है, अर्थात आपने जलीय विलयन में डाला, वो कंप्लीटली अपने आयनों में विभक्त हो गए तो प्रबल कहलाते हैं जी। 100% आयनन होता है उनका। जैसे आपने जल में HCl को डाल दिया तो H+ और Cl- में टूट जाएगा। इसके बाद में आपने H2SO4 को डाला तो 2H+ प्लस SO4- 2 में टूट जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा जी? प्रबल अम्ल कहलाएगा। उसके बाद बात आती है कि दुर्बल अम्ल कौन है जी? तो दुर्बल अम्ल का आयनन कंप्लीटली नहीं होता है। उनको जल में डालोगे तो वो क्या करते हैं? 60% 70% आयनन होने के बाद में रुक जाते हैं कि देखो जी अपन अब आगे आयोनाइज नहीं हो सकते, तो उनको किस कैटेगरी में रख दिया अपन ने? दुर्बल की। जैसे CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड, H2CO3, ये सारे क्या हैं जी? दुर्बल अम्ल हैं। इसके बाद बात करते हैं कि प्रबल क्षार क्या होते हैं। तो प्रबल क्षार क्या होते हैं जी? जो कंप्लीटली आयनों में टूट जाते हैं 100%। जैसे आपने NaOH को डाला तो Na+ OH- में टूट गया, KOH को डाला K+ OH- में टूट गया, तो क्या कहलाया? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। इसके बाद में दुर्बल क्षार क्या होते हैं जी? जिनका 60 से 70% ही आयनन होता है, जैसे NH4OH, FeOH का होल 3, CuOH का होल 2, ये सारे किस नेचर के हैं जी? दुर्बल क्षार नेचर के हैं, क्योंकि इनका कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। 60 से 70% पर ही अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि देखो जी अपन आगे आयोनाइज नहीं हो सकते, तो इन्हें प्रबल और दुर्बल की कैटेगरी में भी रखा था। इसके बाद मैंने इनके एग्जाम्पल की बात की थी जो आपने याद कर लिए होंगे। पेपर में जो पूछे जाने वाले एग्जाम्पल जो आपकी NCERT में दे रखे हैं वो आपको पता ही है। HNO3, H2SO4, HCl, NaOH, KOH, MgOH का होल 2, BeOH का होल 2, ZnOH का होल 2, ये सारे एग्जाम्पल आपकी NCERT कवर करती है, जिनको आप याद कर लोगे, और मैं वैसे भी आपको लिखा चुका हूं। अब जी आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं अपन? तो आज स्टार्ट करेंगे सूचक। अब आपको पता कैसे पड़ेगा? जब आप कभी लैब वगैरह में गए होंगे BSc के टाइम में, तो BSc के टाइम में लैब में गए होंगे तो वहां आपको पता होगा
कि आप जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेक्शन करते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानते हो, तो सबसे पहले करते हैं प्राइमरी टेस्ट। तो प्राइमरी टेस्ट में अपन लिटमस द्वारा ही बताते हैं। तो लिटमस द्वारा क्या होगा, उसमें 2 लिटमस पड़े होते हैं। अब जी लिटमस क्या होता है, यह एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है, प्राकृतिक सूचक है। कहां से प्राप्त किया जाता है जी, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन वर्ग से प्राप्त किया जाता है। कलर क्या होता है जी, इसका कलर बैंगनी कलर का होता है। अब ये ना तो कोई भी अम्ल हो या कोई भी क्षार हो, कभी भी अपना कलर चेंज नहीं करता। इसके अनुसार अब आपको पता करें कि लिटमस में जो सूचक होते हैं, सूचक का मतलब ही क्या होता है, सूचना देने वाला। ऐसे सूचना देने वाले आपके गांव में भी होंगे। कोई भी घटना घटी गांव में, साथ ही फोन मिलाते हैं, हेलो आज गांव में ये हो गया, तो गांव में हुआ तो उसकी सूचना आपके पास आ गई, तो क्या कहलाए वो, सूचक। इसी तरीके से यदि किसी भी विलयन में यदि कोई अम्ल है या क्षार है, उसकी उपस्थिति को किस तरीके से वो दर्शाएंगे, तो उन्हें बोलते हैं सूचक। तो सूचक में सबसे पहले होते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक कहां से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से। एक होते हैं संश्लेषित सूचक, जो कहां से प्राप्त होते हैं बताओ, सिंथेटिक। अपन क्या करते हैं, उनको लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो सूचक क्या होते हैं, देखो जी सूचक के बारे में मैंने लिखा है कि सूचक इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेट कराते हैं, अम्ल क्षार की उपस्थिति को बताते हैं। इसके बाद में लिटमस क्या होता है, देखो लिटमस क्या होता है, ये प्राकृतिक सूचक है, मैंने आपको बताया था, जिसका रंग क्या होता है जी, बैंगनी कलर का होता है, इंग्लिश में पर्पल बोलते हैं उसको। किस ग्रुप से, समूह से आता है जी, ये थैलोफाइटा से। कहां से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में ये किसको बताते हैं जी, अम्ल क्षार की उपस्थिति को बताते हैं। अब इसके अलावा और कौन कौन बताते हैं प्राकृतिक है, तो लाल पत्ता गोभी ले लो, हल्दी ले लो, हाइड्रेंजिया ले लो, पेटोनिया ले लो, जेरानियम ले लो, और कई फूलों की जो रंगीन पंखुड़ियां होते हैं, ये अम्ल क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इसलिए इनको अम्लीय और क्षारीय सूचक भी कहा जाता है। ऐसा एनसीईआरटी के पैराग्राफ में दे रखा है। यहां से आपको पूछ लेगा कि लिटमस कैसा सूचक है, तो कैसा है जी, प्राकृतिक है। किस समूह से प्राप्त होता है, थैलोफाइटा समूह से प्राप्त होता है। किस वर्ग से आता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किसकी उपस्थिति को बताता है बताओ, अम्ल क्षार की उपस्थिति को बताते हैं। जबकि यदि आप अम्ल डालो या क्षार डालो, इनके कलर पर कोई भी चेंज नहीं होता है। ये बात आप याद रख लोगे, क्योंकि इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, ये बैंगनी कलर के होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा प्राकृतिक सूचक में आपके आती है हल्दी। क्या आती है जी, हल्दी। हल्दी का प्रयोग कहां करते हैं बताओ, सब्जी बनाने में करते हैं, शादी विवाह वगैरह में करते हैं। जब शादी की कोई भी रस्म होती है तो सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है। हल्दी लगाते हैं तो हल्दी को आपने देखा होगा, यदि आपने खाना खाया, सब्जी के जो सब्जी है वो आपके सफेद कपड़े पर गिर गई, सफेद कपड़े पर गिर गई, तो आप यदि पानी से धोगे तो कैसा कलर रहेगा उसका, पीला कलर रहेगा। यदि आपके मन में आया कि मैं HCl से धो लूं इसको, तो HCl से धोओगे तो HCl क्या है बताओ जी, अम्ल है। अम्ल पे भी कलर क्या रहेगा उसका, येलो रहेगा। लेकिन जैसे ही आप यदि साबुन वगैरह से धोते हो उसको, साबुन से धोने के बाद में उसका कलर कैसा हो जाएगा बताओ, लाल भूरे कलर का हो जाएगा। तो किसकी उपस्थिति बता रही है बताओ, अम्ल की उपस्थिति में तो कैसा कलर शो कर रही है, पीला। क्षार की उपस्थिति में कैसा शो कर रही है, लाल भूरा। तो आपको ये चीजें क्या करनी है जी, याद करनी है। इसके बाद आता है जी संश्लेषित सूचक। तो संश्लेषित क्या होते हैं बताओ, जिन्हें लेबोरेटरी में बनाया जाता है। सबसे पहले आपके जो यूज होता है फेनोल्फथालीन होता है, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज होता है। तो फेनोल्फथालीन यदि अम्ल के साथ में इसको डालोगे तो कोई भी कलर शो नहीं करता है, जबकि आप यदि इसको क्षार के साथ में डालोगे तो ये किस कलर का हो जाता है बताओ, गुलाबी कलर का। तो आपको क्या होता है, सीटेट जैसे एग्जाम में टेबल आती है इसकी, उसमें आता है क्षार, एक साइड आता है अम्ल, एक साइड आते हैं सूचक, उनके कलर को आपको बताना होता है। इसके बाद में मिथाइल ऑरेंज जी, यदि ये अम्ल है तो लाल कलर का होगा। किस कलर का होगा जी, लाल कलर का।
यदि ये क्षार के साथ में है तो किस कलर का शो करेगा, पीले कलर का। ये आपको याद रखना है, 3 चीजें याद रखनी है। हल्दी का रंग अम्ल के साथ में पीला, क्षार के साथ में लाल भूरा। इसके बाद में फेनोल्फथालीन अम्ल के साथ में कोई कलर शो नहीं करता है, और क्षार के साथ में क्या शो करता है बताओ, गुलाबी कलर शो करता है। इसके बाद में मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ में लाल कलर शो करता है, जबकि क्षार के साथ में कौन सा कलर शो करता है बताओ जी, पीला कलर शो करता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में आप प्याज वगैरह काटते हो, रोम वगैरह में रहते हैं वो प्याज, तो उनकी गंध हमें दिखाई देती है। तो गंधीय सूचक मतलब गंध के द्वारा हमें अम्लीय क्षारीय प्रकृति को बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी, अपन अम्लीय या क्षारीय सूचक कह सकते हैं, या फिर गंधीय सूचक। और गंधीय सूचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी सूचक, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या बोलते हैं जी, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे प्याज हो गया, वेनिला हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में तो अपनी गंध को बनाए रखते हैं, जबकि क्षारीय माध्यम में अपनी गंध को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो ये कैसे सूचक है बताओ, अम्लीय प्रकृति के सूचक की सूचना देते हैं ये। तो ये ओल्फैक्टरी क्या कहलाए, सूचक। तो आपको याद रखना है कि निम्न में से गंधीय सूचक हैं प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, फेनोल्फथालीन। तो कौन कौन है जी, प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म। इससे पहले बात करते हैं कि जो क्षार है, क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है। जो जल में क्षारक के लिए परिभाषा देते हैं कि वे क्षार कहलाएंगे जो जलीय विलयन में विलयशील होते हैं, अर्थात जल में घोलोगे तो घुल जाएंगे तो वो क्षार कहलाएंगे, और जो जल में नहीं घुलते हैं उन्हें बोलते हैं क्षारक। जैसे FeOH का होल 3, ये क्षार है या क्षारक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। NaOH क्षार है या क्षारक है, इसका भी आंसर कहां लिखोगे, कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा क्षार है कौन सा क्षारक है। परिभाषा मैंने बता दी है, जो जल में विलयशील हो जाएंगे वो क्षार, और जो जल में विलयशील नहीं होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। ये NCERT की लाइन है। तो FeOH का होल 3 क्षारक हो गया जी, और NaOH ये क्या हो गया जी, क्षार हो गया। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है रिएक्शंस। तो आपको याद रखना है कि अम्ल और क्षार धातु से क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो आपको पेपर में पूछ लेगा कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पादित करते हैं, CO2, H2, N2 और O2। तो कौन सी गैस करते हैं जी, H2, हाइड्रोजन गैस उत्पादित करते हैं। तो देखो H2SO4 क्या है जी, अम्ल है। जिंक क्या है, बोलो, धातु है। जिंक से रिएक्शन करके सल्फेट -2 में होता है, H+1 में होता है। तो यहां जिंक +2 में गया, SO4 -2 में, तो जिंक ने SO4 से रिएक्शन कर ली, तो जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस, और H2 गैस जलती है फटफट के साथ में, फट 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 फट, इस तरीके से जो गैस जलती है वो हाइड्रोजन गैस जलती है। इसके बाद में क्षार से अगर रिएक्शन करेगा तो जिंक के साथ में रिएक्शन की, NaOH प्लस जिंक सॉलिड, तो ये बना दिया सोडियम जिंकेट। क्या बनाया जी, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको काम की बात क्या याद करनी है, कोई भी अम्ल दे दे, धातु के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा जी, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन याद रखना है कि ये एक्वस है सारे, और एक्वस में भी डाइल्यूट है। कौन से बताओ जी, डाइल्यूट, क्योंकि कभी भी कंसंट्रेट एसिड रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो रिएक्शन लैब में संभव नहीं है, स्टूडेंट को हानि हो सकती है। इसलिए अपन डाइल्यूट एसिड का और डाइल्यूट बेस का उपयोग करते हैं, ये बात याद रख लोगे। उसके बाद में धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके
अम्ल की और क्या अभिक्रिया करते हैं? तो देखो धातु कार्बोनेट बोलते हैं Na2CO3 को, और ये भी किस में होना चाहिए? सॉलिड में। धातु हाइड्रोजन, तो देखो ये क्या होता है? NaHCO3, सोडियम ये धातु है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा 2HCl। अब देखो बच्चों के साथ परेशानी आती है कि सर यहां लगा लिया आपने जिंक, यहां लगा लिया 2, ये लफड़ा क्या है? तो देखो भैया अपन पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन, जहां अपन बात करते हैं वैलेंसी की, ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो वहां अपन पढ़ते हैं कि वैलेंसी के हिसाब से एटम को अरेंज किया जाता है। अब देखो Na2 क्यों लगाए बताओ? कार्बोनेट -2 में मिलता है, तो 2 सोडियम की आवश्यकता होती है, ये -2 है तो यहाँ +2 आना चाहिए ताकि चार्ज बैलेंस रहे। इसके बाद में HCl 2 से रिएक्शन की तो 2NaCl बनाया, 2NaCl प्लस पानी निकल गया और कौन सी गैस निकली? CO2। काम की बात क्या आगे बताओ? धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यदि अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो CO2 गैस निकलती है, ना कि हाइड्रोजन गैस। जबकि अम्ल और क्षार धातुओं के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस। दोनों क्वेश्चन बहुत ही काम के हैं। यहां CO2 गैस निकलेगी जबकि ऊपर क्या निकलने वाली थी? हाइड्रोजन गैस। इसके बाद यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा अम्ल तो क्या बनाएगा जी? NaCl बनाएगा, H2O बनाएगा और CO2 बनाएगा। अब क्या करते हैं? CO2 जो निकलती है, CO2 को अपन किस में प्रवाहित करते हैं? चूने के पानी में। चूने के पानी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड किसका है बताओ? बिना बुझा हुआ चूने का। और बुझे हुए चूने का क्या है बताओ? CaOH का होल 2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप CO2 को प्रवाहित करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, बोलो, और H2O। कैल्शियम कार्बोनेट किस कलर का होता है बताओ? सफेद अवक्षेप होता है, व्हाइट PPT। यदि आपका मन है कि CO2 को और प्रवाहित करें इसमें तो ये सॉलिड फॉर्म में आएगा। सॉलिड फॉर्म में आने के बाद में इसको जल में डालेंगे, जल में डालने के बाद CO2 और प्रवाहित कर दो तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा ये। और ये क्या होता है जी? जल में विलयशील होता है। CaCO3 के नाम क्या है बताओ? तो देखो CaCO3 को बोलते हैं अपन कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा नाम क्या है जी? खड़िया। तीसरा नाम क्या है जी? संगमरमर। ये 3 नाम है इसके, ये आपको याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या बताओ? बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या नाम है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या बताओ? बुझा हुआ चूना। क्या नाम है जी इसका? बुझा हुआ चूना या चूने का पानी या स्लैग्ड लाइम। क्या नाम है? स्लैग्ड लाइम। ये इनके नाम है। इस तरीके से अपन यहां तक आज रखते हैं। अगली बार बात करेंगे अपन लवण के लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, पीएच और विभिन्न सॉल्ट के क्या क्या उपयोग है। आज के लिए रखते हैं तक। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।